हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 9th चैप्टर में से 5th पार्ट के बारे में। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में। बेसिकली रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को 2 मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। फर्स्ट इज लिंजरिंग चैलेंजेस एंड सेकेंड इज एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंजरिंग चैलेंजेस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रूरल क्रेडिट और सेकेंड हमारे पास आता है रूरल मार्केटिंग। आज हमें स्टार्ट करना है एमर्जिंग चैलेंजेस, यानी ऐसे चैलेंजेस जो आज के ज़माने में रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के अलावा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अलावा भी रूरल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि बेसिकली रूरल एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन पुअर होती है और वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम कौन से एम्प्लॉयमेंट में काम करती है? एग्रीकल्चर। यानी रूरल एरियाज में सिर्फ एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वहां पर एमर्जिंग चैलेंजेस के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वहां पर एग्रीकल्चर के अलावा और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। ये फर्स्ट चैलेंज है। ऐसे ही सेकेंड हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स लॉन्ग पीरियड के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, उनकी वेस्टेज कम करना और फार्मिंग ऑर्गेनिक वे में करना विदाउट एनी केमिकल यूसेज। ये भी एक इमर्जिंग चैलेंज है। इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएं उसका लिंक, उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये हमारे पास है द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली इंडिया में रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो सदियां पुराने से चले आ रहे हैं, यानी काफी डिकेड से चले आ रहे हैं और अभी भी वो फील किए जाते हैं। दैट इज लिंजरिंग चैलेंजेस। लेकिन आज हमें डिस्कस करना है कुछ ऐसे चैलेंजेस जो राइट नाउ इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। यहां पर हमें कह रहे हैं देयर आर 2 बेसिक चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर from many decades, but now there are other emerging challenges which agriculture sector is facing. Basically 2 ऐसे challenges हैं जो काफ़ी सदियां पुराने से एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं। दैट इज रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ वही चैलेंजेस नहीं है। रूरल क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर दिए। मार्केटिंग करने के लिए डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कमेटीज प्रिपेयर कर दी गई हैं। लेकिन वो चैलेंजेस कवर करने के बाद राइट नाउ इकोनॉमी में कुछ न्यू चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर और सेकंड हमारे पास आता है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इमर्जिंग चैलेंजेस मीन्स ऐसे चैलेंजेस जो राइट नाउ इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं, और इसमें बेसिकली वो चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सके। यानी सिर्फ एग्रीकल्चर की एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जो कि एग्रीकल्चर के अलावा उनको मिलती हो। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता, उसमें जब मर्जी आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए राइट नाउ इकोनॉमी में ऐसे चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं जिसमें मेजर क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना रूरल एरियाज के लोगों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। यहां पर हमें कह रहे हैं दोज चैलेंजेस विच आर इमर्जिंग नाउ अडेज
आर कॉल्ड एज emerging challenges. ऐसे challenges जो right now इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं emerging challenges. It includes finding an employment opportunity which will provide sustainable livelihood to rural people. यानी इसमें मेजरली किसकी बात कही गई है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज के लोगों को ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिसके थ्रू उनको कंटिन्यू एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता, उसमें कभी लॉस हो जाएगा तो एक फार्मर जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए एग्रीकल्चर के अलावा ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि उनके पास कॉन्टिन्यूसली एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता रहे, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े. एंड यूजिंग एन ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अलावा इमर्जिंग चैलेंजेस में सेकंड चैलेंज हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फार्मिंग करना जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बच जाएं, फॉर द फ्यूचर जनरेशन वो बच जाए. सो ये हमारे दो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं इन रूरल डेवलपमेंट. सो फर्स्ट इमर्जिंग चैलेंज हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के अलावा ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि फार्मर्स के पास, रूरल एरियाज के पीपल्स के पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रहे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में लॉस हो जाता है तो वो अपना एक कंटिन्यू इनकम अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो यहां पर हमें कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर मीन्स फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अदर देन एग्रीकल्चर. एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जो एग्रीकल्चर के अलावा हो, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जिसके थ्रू आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी अर्निंग्स मिलती रही. इट इज इंपॉर्टेंट emerging challenge to reduce the discussed employment. एग्रीकल्चर के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना यह सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए भी है ताकि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को रोका जा सके. डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर लैंड में एग्रीकल्चर करने के लिए सिर्फ 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने 20 हायर्स किए हुए हैं, फॉर द रीजन बीइंग कि जो 10 पर्सन हैं वो अनएम्प्लॉयड थे. आपने अपने लैंड में जो कि 10 पर्सन से कंटिन्यू किया जा सकता था, यानी 10 पर्सन से अगर आप अपनी प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन सफिशिएंट वे में हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपने वहां पर 10 एडिशनल वर्कर्स रखे हुए हैं. क्यों? क्योंकि ये 10 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड थे. सो वो वर्कर्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वो वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. सो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें वर्कर्स की जरूरत नहीं है फिर भी आप उनसे काम करवा रहे हो, उसको रोकने के लिए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर प्रोवाइड करना जरूरी था, ताकि वो पर्संस जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में जुटे हुए हैं, ऐसे वर्कर्स जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, ऐसे वर्कर्स को अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी उनको एग्रीकल्चर के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जरूरी था. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एज एग्रीकल्चर इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एग्रीकल्चर हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता. कोई भी अगर नेचुरल क्लैमिटी आती है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, रेनफॉल, तो उसके कारण आपको ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं. सो इन दैट केस आपकी जितनी भी अर्निंग्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी और आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए. सो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के अलावा रूरल एरियाज के पीपल के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए. सो following are the important rural employment opportunities available for the rural areas
टू गेट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो रूरल एरियाज के पीपल को प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए फॉर दी अदर देन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास जो मेजर अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं रूरल एरियाज में, उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। एनिमल्स के डिफरेंट ब्रीड्स को अपने यहाँ ग्रो करना ताकि उनको यूज किया जा सके इनकम अर्न करने के लिए। जैसे हैन को यूज किया जा सकता है फॉर एग पर्पस और मीट पर्पस, ऐसे ही काउ को यूज किया जा सकता है फॉर मिल्क पर्पस। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीड को अपने पास रखना और उनको यूज करना इनकम अर्न करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री मीन्स लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग इन विच वन कैन स्टार्ट केयरिंग फॉर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू गेट अ सोर्स ऑफ इनकम। एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, पशुपालन करना, जिसमें आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स को केयर कर सकते हो और उसके थ्रू अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। लाइक पोल्ट्री फार्मिंग इन विच वन कैन जनरेट इनकम बाय सेलिंग द एग्स और मीट। सो पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें आप हैन और डक की बात कर सकते हो, उनके एग्स और मीट को सेल करके आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। इट इंक्लूड्स पोल्ट्री, कैटल, गोट एंड शिप फार्मिंग। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आप एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, पशुपालन के थ्रू एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो जो कि एग्रीकल्चर के आउटसाइड आता है। यानी ये एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास एक अनदर सोर्स है इनकम जनरेट करने का रूरल एरियाज के पीपल्स के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमें शेयर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन टोटल लाइफ स्टॉक इन इंडिया, मतलब डाटा प्रोवाइड किया गया आउट ऑफ टोटल लाइफ स्टॉक, यानी इंडिया में जितना भी पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, जितनी भी कैटल ब्रीडिंग की जाती है, जितनी भी गोट और शिप फार्मिंग की जाती है, उसका शेयर हमें प्रोवाइड किया गया। 100% में से 42% पोल्ट्री फार्मिंग, देन 25% कैटल ब्रीडिंग, कैटल फार्मिंग, 20% गोट और शिप फार्मिंग और 13% अदर फार्मिंग। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि एक रूरल पीपल के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट कर सकता है। अ रूरल पर्सन कैन ऑप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड क्रॉप फार्मिंग टू जनरेट सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम। एक रूरल पर्सन जो कि विलेज एरिया में रह रहा है, बैकवर्ड एरिया में रह रहा है, वो लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कर सकता है और क्रॉप फार्मिंग भी कर सकता है। क्रॉप फार्मिंग के थ्रू वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा, लेकिन अगर उसको सरप्लस इनकम चाहिए, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वो लाइव स्टॉक को भी अडॉप्ट कर सकता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर दोज एरियाज विच आर हैविंग लेसर इरिगेशन फैसिलिटीज। ऐसे एरियाज जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती, या फिर कह लीजिए कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं होता, उन एरियाज में क्रॉप फार्मिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो इरिगेशन नहीं कर पाएंगे, यानी अपनी फसलों को पानी नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए ऐसे एरियाज जो ड्राई एरियाज हैं, जो अराइड एरियाज हैं, वहां पर लाइव स्टॉक ज़्यादा किया जाता है, यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी अगर एक रूरल एरिया में लाइव स्टॉक फार्मिंग की जाती है, पशुपालन किया जाता है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है और क्या बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। तो बेसिकली सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये एक मेजर सोर्स है इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का फॉर द वुमेन्स एज वेल एज रूरल एरियाज पीपल। यानी रूरल एरियाज में जहां पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश नहीं हो पाती, उन एरियाज में लाइव स्टॉक फार्मिंग करना सबसे अच्छा इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। Presently, 7 lakh small and marginal farmers are engaged in livestock farming. Right now, अगर present डाटा की बात की जाए तो 7 lakh small और marginal farmers इसके साथ जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कर रहे हैं। और लास्ट बेनिफिट क्या मिलता है,
जो रूरल एरियाज होते हैं उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है और उन एरियाज के लोगों की भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी रूरल एरियाज में लाइव स्टॉक फार्मिंग करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आउटसाइड द एग्रीकल्चर। लेकिन लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, पशुपालन करना इतना भी इजी नहीं है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। जैसे फर्स्ट, ऑल्दो द साइज ऑफ इंडियन लाइव स्टॉक इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हालांकि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में से इंडिया नंबर 1 पे आता है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक फार्मिंग की जाती है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए डाटा वाइज, क्वालिटी वाइज, तो इंडिया में कंपैरेटिवली ये डाटा बहुत ही लो है, बट इट इज़ फार बिहाइंड इफ कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फॉर द रीजन बीइंग, अगर इंडिया की सिचुएशन को कंपेयर किया जाए वर्ल्ड की किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ, तो वहाँ पर इंडिया की वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं सामने आती, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। क्वालिटीज़ अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट की जाती, यहाँ पर किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्रोडक्टिविटी जिसके कारण लो हो जाती है, और यहाँ पर वेटिनरी केयर सेंटर्स नहीं है, यानी ऐसे केयर सेंटर्स नहीं है जो कि पशुपालन के टाइम पर पशुओं की यानी एनिमल्स की वेटिनरी कर पाएँ, यानी देख रेख कर पाएँ, उनकी संभाल कर पाएँ और उनको अच्छे से टेक केयर कर पाएँ, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और इंडिया जो है वो लैग बिहाइंड करता है जब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंट्रीज के डाटा के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशरीज। जैसे एनिमल हस्बेंड्री एक सोर्स है रूरल एरियाज के पीपल के लिए, वैसे ही फिशरीज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल एरियाज के पीपल के लिए, यानी फिशिंग करना और फिशिंग को रिसीव करने के बाद जितने भी फिश कलेक्ट की जाती है उसको मार्केट में सेल कर देना, उनके मीट को सेल कर देना ताकि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जा सके। बेसिकली फिशरीज ऐसे एरियाज में ज़्यादा डेवलप होती है जो समुद्री इलाकों के पास है, जहाँ पर एक सोर्स है वाटर का जहाँ से आप फिशिंग कर सकते हो। सो ये ऐसे रूरल एरियाज के लिए डेवलप की गई है अपॉर्चुनिटी जहाँ पर फिशिंग करने की फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर उनके पास एक सोर्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं फिशरीज इज अनदर ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू द रूरल एरियाज फॉर द एम्प्लॉयमेंट अदर देन द क्रॉप प्रोडक्शन। सो फिशरी एक अनदर अपॉर्चुनिटी है रूरल एरियाज के पीपल के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा। फिशरीज मीन्स डीलिंग इन द सेल एंड परचेज ऑफ फिश। फिशरीज का मतलब यहाँ पर क्या है, बाइंग एंड सेलिंग करना, किसकी, फिशेस की। ये एक ऐसी प्लेस होती है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है फिश से डील करने के लिए, यानी बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। ये एक कॉमर्शियल प्लेस होता है जहां पर फिशेस के बारे में डील किया जाता है। दिस ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल टू दोज रूरल एरियाज वेयर दे आर हैविंग इनलैंड एंड मेराइन सोर्स ऑफ फिशेस, यानी फिशरीज एक अपॉर्चुनिटी है रूरल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन एरियाज के लिए है जहां पर आइलैंड और मेराइन अवेलेबल है, यानी रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स या फिर स्ट्रीम्स। दूसरी तरफ सीज या फिर ओशियंस जहां पर फिशिंग की जा सकती है। सो इट मीन्स फिशरीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि सिर्फ उन एरियाज के लिए अवेलेबल है जो कि एक समुद्रीय या फिर तटीय इलाके के पास स्थित हैं, यानी ऐसे एरियाज जहां पर आइलैंड और मेराइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। और आइलैंड और मेराइन रिसोर्सेज को अगर हम कंबाइन कर दें तो इनको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज, जिसके थ्रू फिशिंग की जा सकती है। और बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर देखी जाती हैं, केरल यानी केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, जहां पर एक मेजर सोर्स अवेलेबल है फिशिंग करने का। फिशिंग करना एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, यानी ऐसी कम्युनिटी जो कि इस वर्क में इंगेज्ड है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहीं से प्रोवाइड करती है, यहीं से अवेल करती है, उनके लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फर्स्ट,
ऑल्दो दिस इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम, हालांकि ये एक मेजर सोर्स है इनकम को जनरेट करने का और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का, बट स्टिल फिशिंग कम्युनिटी इज बैकवर्ड ड्यू टू इंडेटनेस। लेकिन फिशिंग कम्युनिटी जो है वो सभी वर्कर्स जो फिशिंग में इंगेज्ड हैं, फिशिंग करते हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, इन डेट हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, उनको बहुत सारे पैसे वापस करने हैं, अभी वो उधार लेकर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। सो ये हमारे पास है कुछ सजेशंस ताकि हम फिशरीज कम्युनिटीज को थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर सके। फर्स्ट, नीड टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें बहुत ही चीप रेट पर। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने ही कम्युनिटी की हेल्प कर पाए। अगर एक बंदे को फाइनेंस चाहिए तो सभी मिलकर पैसा अरेंज करें, अमाउंट अरेंज करें और उस बंदे को दे दें जिसको फाइनेंस चाहिए। सो इट मीन्स ये एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें सभी एक सोसाइटी में एक मेंबर बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लास्ट सजेशन है नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सो फिशिंग करने के लिए कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी चाहिए। जो पुरानी टेक्निक्स हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनको बेनिफिट नहीं होता, सो इसलिए टेक्निकल अपग्रेडेशन भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एमर्जिंग चैलेंजेस फॉर द रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे इस कोर्स को कंप्लीट अवेल करने के लिए विद रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और साथ के साथ लाइव चैट डिस्कस करने के लिए, सैम्पल पेपर अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 251 रुपीज़ का कंप्लीट कोर्स है फॉर 6 मंथ्स, यानी ऑन एन एवरेज पर डे सिर्फ 2 रुपीज़ में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, विद रिकॉर्डेड वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज, सैम्पल पेपर्स एंड डाउट डिस्कशन लाइव चैट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं।